ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में अब तक जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ लिया था मैटर, उसका क्लासिफिकेशन। फिर हम लोग पढ़ रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जब कोई भी चेंज होता है वो केमिकल भी हो सकता है, वो फिजिकल भी होता है, तो वो कुछ लॉ पे बेस्ड होता है। वो क्या क्या लॉज हैं ये मैं आप लोगों को बता रहा था। इसमें 5 लॉज हैं मेनली। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मैं ये तीनों लॉज बता चुका हूं और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी और ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूं। आज हम लोग बचे हुए 2 लॉज करेंगे। पहला तो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और दूसरा है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ लॉ। कौन सा है ये? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। छोटा सा ही टॉपिक है आज का, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता ये। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आप लोगों को नाम से ही, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में पता चला, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में पता चला, ऐसे ही इसमें भी आपको नाम से ही पता चलेगा कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है क्या। नाम से ही पता चला, रेसिप्रोकल का मीनिंग है उल्टा, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो। तो एक्चुअल में इस नाम से कोई ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये कहना कुछ चाह रहे हैं, लिखा कुछ गया है। पहली बात तो बता दूं कि दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय रिएक्टर in 1794 1794 में रिएक्टर ने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया था। मैंने जैसे बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दोनों में क्या करते हैं, एक एलिमेंट का मास कर देते हैं फिक्स, एक एलिमेंट का मास कर दिया फिक्स, दूसरे एलिमेंट का मास अगर सेम आता है अलग अलग एक्सपेरिमेंट में तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, अगर होल नंबर मल्टीपल आता है तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। और मैंने जैसा बताया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में आपको कम से कम 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, 3 एलिमेंट। इससे पहले जो 2 लॉ हमने पढ़े उनमें आपको हमेशा 2 ही एलिमेंट मिले हैं, लेकिन जैसे ही 3 मिले इसका मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगेगा, लगता ही है। तो क्या कहता है ये लॉ? तो समझते हैं इस लॉ को। ऐसे समझें कि मान लो कि मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, ये है सोडियम, ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन। ये 3 एलिमेंट है, सोडियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन। क्लियर है? तो ये लॉ बोलता है कि जब 2 एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से, सोडियम के एक एटम का मास होता है 23 यूनिट्स है, ठीक है, 23। क्लियर? समझ लें फिर से, सोडियम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम, Na इज नेटियम, नेटियम होता है, उसी से ये वर्ड आया है, इसको बोला जाता है कॉमनली हम लोग सोडियम बोलते हैं। ओके, तो क्या है, जब सोडियम, हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1 यूनिट, क्लोरीन के एक एटम का मास है 35.5। समझ रहे होगे? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये तो आपको दिया हुआ मिलेगा। जब 2 एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन किसी फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जैसे कि ये बना लिया सोडियम का 23 पार्ट और हाइड्रोजन की 1 यूनिट कंबाइन करी, तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे इसको, एक कंपाउंड बन गया NaH। इसी तरीके से क्लोरीन का 35.5 और सोडियम का 23 कंबाइन कर गया, क्योंकि एक एटम ही है ना। तो इन दोनों ने जिस मास रेशियो में इस तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन किया है, उसी मास रेशियो में ये एक दूसरे से भी कंबाइन करेंगे। क्या कंबाइन करेंगे? HCl। समझ में आ गई बात? क्या समझे? जब 2 एलिमेंट किसी फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, तो जिस मास रेशियो में उन्होंने फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन किया है, तो वो या तो उसी मास रेशियो में या फिर
होल नंबर मल्टीपल मास रेशियो में भी कंबाइन कर सकते हैं। मतलब किसी और मल्टीपल रेशियो में, ऐसा नहीं है कि ये दुगना हो जाए, मतलब इसका दुगना हो जाए या इन दोनों का मास रेशियो डबल हो जाए, नहीं। वो क्या हो सकता है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास एक सल्फर है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन ले लेते हैं, कार्बन ले लें, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में रिएक्ट किया, इससे रिएक्ट किया, इसका 12 ग्राम फिक्स कर दिया बाय 12, मतलब एक एटम मतलब 12, दो एटम मतलब 24, तीन एटम मतलब 36, ऐसे मल्टीपल में। तो क्या करेगा, जैसे इसने इसके साथ रिएक्ट किया, तो क्या बना लिया, CH4 मीथेन बना लिया। तो इसके एक एटम का तो मास 1 है, पर यहां पर कितने कंबाइन कर रहे हैं, 4, ठीक है। तो हो गया, 4 कंबाइन कर रहे हैं, मतलब 4 एटम हो गए ना, तो 4 ग्राम हो गया। अब ऑक्सीजन CO2 बना लिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एक एटम का 16 था, तो यहां कितना पार्ट रिएक्ट कर रहा है, 32। क्लियर। अब या तो ये इसी मास रेशो में, जैसे कि ये हाइड्रोजन का 4 पार्ट कर रहा था और ये 32 पार्ट कर रहा था, तो बनना चाहिए था H4O2, क्योंकि ये 2 एटम का मास 32 है, ये 4 एटम का मास 4 आएगा, ठीक है। तो H4O2 बनना चाहिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो ये क्या बन सकता था, H2O2 बना। तो ये क्या, ये 4 है क्या, पर ये इस मास का मल्टीपल तो है ना, मल्टीपल नहीं है क्या, H2O, तो 2 का मल्टीपल 4 है। अगर 1 होता तो इसका मल्टीपल आता, तो होल नंबर मल्टीपल भी हो सकता है इन मासेस का। क्लियर। या तो उसी मास रेशियो में, जिस मास रेशियो में इसमें से रिएक्ट किए थे, या फिर अपने मास का होल नंबर मल्टीपल भी हो सकता है, जिसमें वो एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं। अब जैसे H2O करता, H2O में कितना आ जाता, 32 से 16, तो ये भी तो मल्टीपल ही है। ऐसा नहीं है कि ये 16 से 17 कर लेता, तो ये कोई इसका मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं कंबाइन कर सकता, ये हमेशा मल्टीपल में ही कंबाइन करेगा। आ रहा है समझ में। और कोई भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हम लोग ले लें, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे सल्फर ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया। आप देखते हैं क्या किया, सल्फर इसका 2 ग्राम फिक्स कर दिया, मतलब इसके 2 एटम फिक्स कर दिए। होता तो इसका 1 ही है ना, तो 2 एटम फिक्स कर दिए, H2, सल्फर के एक एटम का मास 32, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, तो H2S बन गया, इसके 2, इसका 1, ठीक है। एक एटम जो है वो है 32। ये ऐसे 1 एटम लिखना अभी के लिए तो मैं लिख दूं, बट बाद में पता चलेगा कि मैंने गलत लिख दिया। अभी के लिए तो समझ लो कि 32 है इसका एटॉमिक मास, तो 32 हो गया H2S। अब यहां से इसने बना लिया H2O बना लिया, तो ऑक्सीजन का तो एक एटम 16 और हाइड्रोजन के 2, तो फिक्स हो गया ना, हाइड्रोजन तो दोनों में फिक्स है, यहां फिक्स है, हाइड्रोजन फिक्स है। अब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करें, सल्फर और ऑक्सीजन, तो SO2 बना लिया। अब ऑक्सीजन के कितने एटम आ गए, 2 आए, यहां तो कह रहा है एक ही कंबाइन हो रहा था, तो यहां पर इसका मास इसका मल्टीपल हो गया। एक दूसरे से नहीं लेना है, उन्हीं के एटॉमिक मास का मल्टीपल भी हो सकता है। या तो सेम आएगा, सेम में आएगा, या फिर क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ मासेस ऑफ एटम्स, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके मल्टीपल मिलेंगे। तो ये 2 कंडीशंस हैं। तो क्या समझ में आया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब देखो रेसिप्रोकल नहीं आ रहा है, रेसिप्रोकल की बजाय मैं ये कहूंगा कि इस लॉ को बोलना चाहिए लॉ इन टर्न प्रोपोर्शन। इन टर्न है ये, मतलब जो ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे इससे उसी रेशियो में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, या फिर होल नंबर मल्टीपल मास रेशियो में कंबाइन करेंगे। क्लियर है। सो दिस इज अबाउट इट। तो मैं लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन, ये एग्जांपल्स आप लोग को मैंने समझा दिए। अब मैं बताता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two elements react with fixed mass of third element, then
दे कंबाइन या रिएक्ट लिखा है तो रिएक्ट ही लिख लेता हूं, देन दे रिएक्ट विद ईच अदर either in same mass ratio or in some whole number multiple of their masses और इन सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ देयर मासेस। या तो ये उसी मास रेशियो में कंबाइन करेंगे जैसा मैंने सोडियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जांपल लिया, और इन सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस का होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए, आपस में कोई लेना देना नहीं है इनका, उसी का होल नंबर मल्टीपल आए तो वो क्या है, तो वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। क्लियर है जी? सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मैं फिर से बता रहा हूं, जब दो एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्ट करेंगे तो या तो वो उसी मास रेशियो में कंबाइन करेंगे या फिर उनका होल नंबर मल्टीपल आएगा, और कुछ नहीं करना, बस इतनी सी बात है। तो ये लॉ फॉलो होना चाहिए जब आप कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन करवाते हो। तो लास्ट जो है फिफ्थ लॉ अभी हम लोग शुरू करते हैं। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी बोलते हैं, गैसियस वॉल्यूम्स भी बोलते हैं, कई सारे नाम से इसको जाना जाता है। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स और लॉ ऑफ कंबाइनिंग ऑफ वॉल्यूम्स भी बोलते हैं, इसको गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, नाम से ही पता चल गया होगा, गे-लुसैक। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। और ये दिया गया था इन 1808 एंड प्रपोज्ड इन 1808, 1808 में ये दिया गया था। दिस इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। बहुत सिंपल सा लॉ है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, दोनों ने रिएक्ट करके क्या बना लिया, 2HCl, ये गैस बना लिया। तो जब भी when the reactants involved in, मैं बता चुका हूं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है। when the reactants involved in a chemical reaction are gaseous in state, अगर जो रिएक्टेंट्स हैं किसी रिएक्शन में वो गैसियस स्टेट में हैं, देन दे कंबाइन। आप लोग खुद से सोच के देखें कि अगर मैं यहां पर ले लेता कोई सॉलिड, जैसे कि कार्बन लिया ऑक्सीजन के साथ में, वो तो गैस ही थी, बट अगर आप लोग कार्बन सॉलिड ले लें या फिर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, H2O लिक्विड बन जाए, या फिर आप लोग और कोई एग्जांपल है, जैसे सोडियम लिया, सॉलिड था, क्लोरीन गैस थी, तो यहां पर अलग अलग फिजिकल स्टेट आ रही है। लेकिन अगर सारे के सारे रिएक्टेंट्स क्या हो, सारे के सारे क्या हो, वो गैसेज हों, तो वो जब भी कंबाइन करेंगे, देन दे कंबाइन विद ईच अदर। जब भी गैसेज की बात चल रही है, और कोई फिजिकल स्टेट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कार्बन ऑक्सीजन लूं तो कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है, तो वहां पर बात अलग है, वहां ये लॉ नहीं फॉलो होगा। अगर रिएक्टेंट्स गैसेज में हैं तो वो कैसे कंबाइन करेंगे, देन दे कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। वॉल्यूम की सिंपल रेशियो में, जैसे हाइड्रोजन के आगे 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, क्लोरीन के आगे 1 है, तो ये कैसे कंबाइन कर रहा है, इसका एक वॉल्यूम इसके एक वॉल्यूम से कंबाइन कर रहा है। ठीक है, एक वॉल्यूम किसका, हाइड्रोजन गैस का,
तो यहाँ पे हम लोग आगे मास नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। तो आप लोग इसको ये भी लिख सकते हो, इंस्टेड देन दे कंबाइन विद ईच अदर वॉल्यूमेट्रिकली, वो वॉल्यूमेट्रिकली कंबाइन करेंगे। एंड इफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड is also in gaseous state, अगर वो भी gaseous state में है, gaseous state, then it is also in simple ratio, of volume with रिएक्टेंट्स के साथ इसकी भी एक सिंपल क्या आएगी, रेशियो आएगी। ऐसे समझाता हूं अभी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2 गैस थी, क्लोरीन गैस है और रिएक्ट करके क्या बना दिया, 2HCl गैस बना दिया। तो ये एक वॉल्यूम, ये भी एक वॉल्यूम, ml लिख सकते हो वॉल्यूम की बजाय। तो ये क्या बनेगा, ये भी 2 वॉल्यूम। इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको जाननी है। पहली बात तो ये मास से नहीं कोरिलेट करना आपने कि 1 ग्राम कुछ नहीं, आपको वॉल्यूम लिखना है। आप लोग चाहें तो 1 ml लिख लें, 1 ml लिख लें, 2 ml लिख लें। तो ऐसे है, जब 1 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 ml ऑफ क्लोरीन देन इट प्रोड्यूसेस 2 ml ऑफ HCl गैस। क्लियर है, ये इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। मास नहीं, मास कभी नहीं लेना है गैसेस के केस में। अब इसमें दूसरी बात उसने बोला है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो से मतलब है कि वो आएगी या तो 1:1 हो गया, 2:3 हो गया। अगर मैं कहूं 12:56 या 12:57 तो ये सिंपल रेशियो नहीं है। 12:11 ये सिंपल रेशियो नहीं आती है। सिंपल रेशियो का मतलब है जो सिंगल डिजिट में ही जनरली रहती है। दूसरा सिंपल रेशियो से मतलब है कि ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेनी है आपने, ठीक है। ले सकते हो, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में ले नहीं सकते हो, बट वो सभी के सभी फ्रैक्शन में आए। ऐसे देखो मैं लिखता हूं, आप लोगों ने लिख दिया 1/2, इसको 2/2, 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या लिखोगे, हाफ वॉल्यूम, तो ये आ गया 1। तो अगर अब इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ये होल नंबर वैल्यूज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो ये भी एक सिंपल रेशियो है। बट मैं बताऊं सिंपल रेशियो कभी भी ऐसा नहीं है कि 12 कार्बन, ओके 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन 11 ऑक्सीजन मिलके बना दिया C12H22O11। तो यहाँ पे देखो 12:22:11, तो ये सिंपल रेशियो नहीं है, आप ऐसा कभी नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। जो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स जो बोलता है वो ये बोलता है कि जब भी गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं तो वो हमेशा सिंपल वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगी। कोई ज्यादा मुश्किल सी तो बात है नहीं इसमें। चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं। N2+3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन है जी, सभी के सभी गैसेस हैं, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस। तो क्या बना, इसके आगे 1, तो 1 के आगे क्या लिख दोगे, 1 वॉल्यूम। इसके आगे क्या लिख दोगे, 3 वॉल्यूम। जब 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन तो ये भी सिंपल रेशियो आ गई, तो 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो ये क्या है, ये गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम या गैसियस वॉल्यूम को फॉलो कर रहे हैं। बस आपको यही बात याद रखनी है, गैसेस के केस में आप वॉल्यूम लिखेंगे और बाकी जो 4 लॉज थे उनके केस में आप मास, ग्रेविमेट्री का मतलब होता है मास से, वॉल्यूमेट्री का मतलब होता है वॉल्यूम से। तो ये चीजें आपको जाननी थी। दिस इज ऑल अबाउट द गैसियस लॉज। अब जो नेक्स्ट जो सेक्शन है, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक बार मैटर की कॉन्स्टिट्यूशन को भी जान लेते हैं, ठीक है। स्टोरी की फॉर्म में बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। 5 लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ
कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, न्यूमेरिकल के साथ बता दिया। ये दो लॉ, दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है जब दो एलिमेंट फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं, तो जैसे ये इससे कंबाइन कर रहे थे उसी मास रेशियो में एक दूसरे से भी कंबाइन करेंगे, या फिर इनके मास का होल नंबर मल्टीपल हो सकता है। फिफ्थ लॉ था लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, के जब गैसेस कंबाइन करेंगी तो वो वॉल्यूमेट्रिकली कंबाइन करेंगी, उनके जो वॉल्यूम की जो रेशियो आएगी वो सिंपल वॉल्यूम की रेशियो रहेगी। अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो प्रोडक्ट भी आपका क्या रहेगा, वॉल्यूमेट्रिकली आएगा। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, CO प्लस O2 गिव्स CO2, ये दे दिया भाई अब हमारे पास, तो ये आ गया 2 वॉल्यूम, ये आ गया 1 वॉल्यूम और ये आ गया 2 वॉल्यूम, ये सभी के सभी क्या हैं, गैसेस। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके बाय।